हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जो इस साल एग्ज़ाम देने वाले हैं 2024 में। क्योंकि इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ हर एक चीज़ में, है ना। मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यदि हो सके तो पूरा वीडियो देखो, हर एक टॉपिक में। मान लो यदि मैं 50-50 का बता रहा हूँ तो इसमें आप लोगों को बहुत सारी चीज़ सीखने मिलेगी। चार्ट मेकिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ सब सीखने मिलेगा आप लोगों को। अभी जिस तरीके से 2023 का क्वेश्चन पेपर चेंज हुआ है उसका पैटर्न, तो उससे हमको क्या सीखना है, ये सारी चीज़ आज के लेक्चर में आप लोगों को मिलने वाली है। खासकर मेन टॉपिक जो मैं बताने वाला हूँ आप लोगों के 50-50। अधिकतर देखो ना, आप लोग क्वेश्चन पेपर लगा रहे होगे आजकल टेस्ट सीरीज, जिसमें से जैसे ए बी सी डी ऑप्शन है, जिसमें से ए बी तो आप लोग आराम से एलिमिनेट कर पा रहे होगे। लेकिन सी डी में फंस जा रहे होगे कि यार सी लगाऊं या डी लगाऊं, और जब भी आप सी लगाते होगे तो वो आंसर गलत हो जाता होगा और उसका आंसर डी हो जाता होगा। ऐसा होता है ना बहुत सारों के साथ। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और उसके साथ साथ मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को क्वेश्चन पेपर के थ्रू कि हम लोग किस तरीके से मेन एग्जाम में, जब हम क्वेश्चन पेपर एग्जामिनेशन हॉल में दें, तो हमको कैसे अटेम्प्ट करना है ना। और 2023 का क्वेश्चन पेपर हमको क्या सिखा गया है और हम क्या सीखे उससे, वो सारी चीज मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये जितने भी पॉइंट देख रहे हैं आप लोग, चाहे कि 50-50 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, चार्ट मेकिंग क्या है, ये इसको कैसे डील करना है ना। हम हमारे स्ट्रॉन्ग और वीक सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, हम कैसे डिसाइड करें, ये जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, है ना। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज का लेक्चर। तो बिना स्किप करे एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए और नोट डाउन करते जाइए कि हाँ यार, अब जब भी आप नेक्स्ट टेस्ट दें तो ये गलती आप लोग और सुधारते जाइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा कि हाउ टू सॉल्व 50-50 क्वेश्चंस। मतलब बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कत जाती है कि 50-50 वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। फॉर एग्जाम्पल, यार देखो, सबसे पहले तो मैं रीजन बता देता हूँ कि 50-50 ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये सबसे बड़ी मिथ है कि 50-50 कुछ होता है। या तो वो आंसर आप लोगों को आ रहा है, यदि मान लो मैं बोला ना, फॉर एग्जाम्पल, यदि ए और बी इसका आंसर नहीं है, सी और डी इसका आंसर है, तो जब तक आपको इस ऑप्शन के, जैसे इसमें पता चल गया कि दो और दो तो सही है, तीन और चौथा ऑप्शन, तो ये थर्ड और फोर्थ ऑप्शन के बारे में जब तक आपको श्योर नहीं है, तो आप इसमें मार्क कर ही नहीं सकते, है ना। देखो, फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पूछा है 2020 में यूपीएससी ने, भीलसा के बारे में, दौर समूद के बारे में, गिरनार और भुवनेश्वर मतलब प्रसिद्ध स्थल है और कौन से राज्य में आते हैं इसके बारे में पूछा था। किसी को गिरनगर के बारे में पता होगा या फिर किसी को भीलसा, बहुत कम लोग होंगे जिनको दौर समुद्र और स्थानेश्वर के बारे में पता होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को गिरिनगर के बारे में पता है कि यार गुजरात में कई बार हम लोगों ने सुने, तो ऐसा एलिमिनेट करते हैं। तो तीसरा तो सही है ना, और सही सुमेलित पूछा हुआ है। अब जब तीसरा सही है तो मैंने 1-4 और 2-4 को तो काट दिया। अब मेरे पास ऑप्शन क्या बच रहा है, या तो 1-3 है या 2-3 है। तो ये मेरे 50-50 वाले अप्रोच में 50-50 में पहुंचा। अब खुद से सोचो, जब तक आपको भिलसा के बारे में पता नहीं होगा और सेकंड चीज आपको द्वार समुद्र के बारे में पता नहीं होगा, तो क्या आप मार्क कर सकते हैं इसको। तो ऐसे क्वेश्चनों का 50-50 मत लीजिए, ये तो आपके कैटेगरी में आते ही नहीं है। ये 50-50 तो कहलाया ही नहीं, है ना। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमको तो सब लोगों ने बोलेंगे कि 90+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अरे सर, तो ये देखो, फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने अच्छा खासा 50 से लेके 60 से 50 से 60 मतलब क्वेश्चंस हो गए। ये आप लोगों ने श्योर वाले अच्छे से कर लिए, या फिर जो 75% ये क्या होता है, मैं सब आपको डिटेल में आगे बताऊंगा ना। वैसे क्वेश्चन सॉल्व कर ले, तो क्यों करना है ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व, छोड़ दो। नहीं बन रहा तो क्यों इनमें दिमाग लगाना है। ये तो एक्चुअल पूरा फैक्ट है। जब तक आपको भीलसा नहीं पता कि मध्य प्रदेश में आता है, तब कैसे आप लगा लोगे आंसर, खुद से सोचो ना। और क्यों रिस्क लेना है इसके बारे में, है ना। सेम वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ था 2022 में कि गुजरात में भारत का विशालतम सौर पार्क लगा हुआ है, केरल में पूर्णतः सौर शक्तिकरण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। फॉर एग्जाम्पल, चलो न्यूज में रहा है तो हमको याला पता होगा कि सौर शक्ति अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल को माना गया है। तो हमको तो दूसरा तो पता है। अब जब दूसरा पता है तो एक तीन याला तो कट गया। अब बचता एक और दो और केवल दो। अब इसमें से कौन सा सही है, ये भी तो 50-50 हुआ ना। अब जब तक आप लोगों को नहीं पता होगा ये वाला फैक्ट, कौन सा फैक्ट, कि गुजरात में है या फिर तमिलनाडु में कहां पे भारत का विशालतम सोलर पार्क है, तब तक आप क्या लगा सकते हो, क्या आप एक को एलिमिनेट कर सकते हो, नहीं कर सकते, है ना। अब बहुत सारे लोग आएंगे बोलेंगे ऐसी विशालतम चीज या फिर ऐसा एक्स्ट्रा एक्सट्रीम पॉइंट आपको मिल जाए तो एलिमिनेट कर लो। अरे भैया, वहां पे जब बैठोगे ना एग्जाम में, जब मेन एग्जाम में एग्जामिनेशन में, तो ऐसा दिमाग चलता ही नहीं है। सच बताऊं तो आप लोगों को, इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ दो, वही बहुत अच्छा होता है ना। अब सर, आप लोगों ने तो सब चीज बता दी है कि ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना है 50। मैं मानता ही नहीं, ये अप्रोच में मानता ही नहीं 50-50 वाली। मैं सच बताऊं तो आपको, मैं अप्रोच मानता हूं कौन सी, 75 और 25%। मतलब 75। अब मैं यदि ये ऑप्शन में पहुंचा, अब मैंने कहीं पे पढ़ा हूं कि मेरे को याद आ रहा है कि हाँ यार, मैंने किसी
करंट अफेयर में या फिर कोई बुक में पढ़ा हूँ कि हाँ विशालतम ऐसी चीज कुछ तमिलनाडु में होगी और इस सौर तट पे होगी, मतलब तट वाले इलाकों में होगी, कहाँ पे होगी ये मैंने पढ़ा हो। मेरे को मतलब कोई चीज अपन कहते हैं ना कि यार मतलब आप लोगों ने 10 15 20 पेज पढ़ लिया, उसमें से कुछ चीज याद आ गई है ना कि हाँ यार मैंने ये पढ़ा हूँ। जैसे मैंने पढ़ा हूँ कि भारत का विशालतम सौर पार्क तमिलनाडु में, तो ये मेरे को याद है कि मैंने पढ़ा हूँ उस समय। तो मेरे लगाऊंगा कि हाँ ये मेरा गट्स कह रहा है कि हाँ मेरे 75 या 60% है कि यार ये सही है, केरोशी सही आ गई। तो ये मैं कहता हूँ 75% वाले, है ना। अब ऐसे कई लोग बोलते हैं 50-50 वाले कि ये तो सुना ही नहीं है। अब जब सुना ही नहीं है तो वैसे क्वेश्चन को 50-50 क्यों ले रहे हो, वो तो आपको पता ही नहीं है ना, वो तो आपके नॉट श्योर वाली कैटेगरी में आ गए, है ना। अब मैं बता रहा हूँ कि 50-50 वाली कैटेगरी क्या कहलाती है कि यार बिल्कुल ही नहीं आ रहा। देखो फॉर एग्जांपल ये 2022 का क्वेश्चन है, क्या पूछा हुआ है चाय बोर्ड के बारे में कि चाय बोर्ड संवैधानिक निकाय है या कृषि किसान कल्याण मंत्रालय से संलग्न नियामक निकाय है, चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में स्थित है या फिर इस बोर्ड के दुबई मॉस्को में विदेश कार्यालय है। हमको ये नहीं पता, बट हम क्या ऐसे करके एलिमिनेट कर सकते हैं ये क्वेश्चन को। क्या चाय बोर्ड आपको उसका जो प्रधान मतलब हेड क्वार्टर है उसका, वो आपको मतलब जो प्रधान कार्यालय है वो क्या आपको बेंगलोर में स्थित दिखाई देता है क्या? हम लोगों ने पढ़े हैं एग्रीकल्चर में कि यार बेंगलोर वगैरह में कॉफी वगैरह ज्यादा हो जाती है, चाय वगैरह के लिए मेन इंपॉर्टेंट आपको दार्जिलिंग वगैरह इलाकों में मिलेगा, मतलब नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा, वेस्ट बंगाल में मिलेगा, दार्जिलिंग का इलाका मिलेगा, जहां पे चाय वगैरह ज्यादा होती है। तो जहां भी हेड क्वार्टर वगैरह है इनके जो कार्यालय बनेंगे वो वहां पे बनेंगे रादर देन साउथ इंडिया पे, क्योंकि साउथ इंडिया में कॉफी वगैरह का प्रोडक्शन आपका ज्यादा हो जाता है और चाय का प्रोडक्शन आपका नॉर्थ मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हो जाता है ना, वेस्ट बंगाल से लेके बाकी बाकी इलाके में। तो हमको लगता है कि हाँ यार ये क्वेश्चन मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। अब जब ये वाला आपने रॉन्ग किए, मतलब आपका कौन कौन से चले गए, थर्ड चले गया, थर्ड फोर्थ और मतलब ए चले गया और सी चले गया। अब बचता है आपका क्या, 2 और 4 और 1 और 4, ठीक है। जिसमें से मेरे को इतना तो कंफर्म हो गया कि यार इसे बोर्ड के दुबई और मॉस्को में विदेश कार्यालय है, तो चौथा तो मेरा सही है। अब दिक्कत जाती है मेरा 50-50 में कौन सा, पहला और दूसरा, मतलब या तो संविधिक निकाय है या फिर मेरा कौन सा ये किसान कल्याण मंत्रालय से संलग्न नियामक निकाय है। ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। क्यों बोलता हूं, बहुत सारे आप लोगों ने देखे होंगे यूपीएससी अक्सर जब पीवाईक्यू एनालिसिस की होगी तो जितनी भी मिनिस्ट्री आती है क्वेश्चंस में वो हमेशा रॉन्ग होती है, ये आप सभी को पता है ना। और तब से जो जो कोर्स धड़ल्ले से बैठ बेच रहा है कि ट्रिक्स वाला जिसके चक्कर में आप लोग जा रहे हो, वो सब में बताते हैं कि जहां भी मिनिस्ट्री आई, हर एक टॉपर ही बताता है कि जहां भी मिनिस्ट्री आई वो ऑप्शन रेड फ्लैग होता है हमारे लिए कि यार वहां पे सजग हो जाओ, यूपीएससी हमको घुमाना चाह रहा है। तो वैसे क्वेश्चन को या ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पे डील करो कि यार हाँ ये मिनिस्ट्री तो ये हमारा गलत होगा। तो जब हम रिस्क ले रहे हैं 50-50 तो ऐसे क्वेश्चन को रिस्क लो, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फिर आपका, 1 और 4 वाला, ठीक है। क्या बोला समझ में आया मैंने? यदि आपको नहीं पता कि यार संविधिक निकाय है या नहीं, या फिर आपको ये भी नहीं पता कि यार इसका जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यही क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करता हूँ तो मैं वैसे ही करता कि यार ये कार्यालय यहाँ पे बेंगलोर में क्यों दिखेगा, कॉमन सेंस की बात है, जब कॉफी वगैरह वहां मिलती है। तो ये सारी चीज करके एलिमिनेट करके पूरा बैठाल के, मेरे को ये नहीं पता था कि संवैधानिक निकाय है, लेकिन जब मैंने ऐसा एलिमिनेट किया थोड़ा बहुत जान के, तब मेरे को पता चला क्या। अब मैं ऐसे पैटर्न को 50-50 में काउंट करता हूँ कि यार ये जो पैटर्न है, हाँ जिसको मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ, ये मेरा 50-50 में आ जाता है। क्या ये क्वेश्चन में मेरा 50-50 फंसा था ना यहाँ पे आपका, क्या 2 और 4 और 1 और 4, तो उसको ऐसे सॉल्व करो। अब जब भी आप कभी टेस्ट सीरीज दो, ठीक है, अब जब कभी भी आप टेस्ट सीरीज दो, है ना, तो देखो कि यार कौन से आपके रेंज में आ रहे हैं, मतलब कौन सा क्वेश्चन आपका कॉमन सेंस से सॉल्व हो रहा है ना, कॉमन सेंस से हो रहा है ना। ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल मत काउंट करिएगा यार कि ये, है ना, फैक्ट वाले क्वेश्चन हम आप लोगों को मतलब 50-50 वाले, क्योंकि ये जब तक आप पता ही नहीं रहेगा, जब तक आपको गुजरात में है कि तमिलनाडु में सोलर पार्क आपको पता नहीं रहेगा, तब तक आप कैसे 50-50 गैस कर सकते हो? खुद से सोचो ना, ये तो नॉट श्योर वाली कैटेगरी में आ गए, ना कि 50-50। आप ये सोच रहे हो कि ग्रीनगर को एलिमिनेट करके, है ना, कि ग्रीनर गुजरात में, ये सोच के आप 1/3 और 2/3 दोनों में 50-50 मान रहे हो, तो बेवकूफी हुई ना। क्योंकि भैया खुद से सोचो, आपको ना तो भीलसा के बारे में पता, ना दार समुद्र के, ना स्थानेश्वर के बारे में, तो कैसे लगा सकते हो आप? ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, बहुत काम की चीज है आप लोगों के पास। सर प्रॉब्लम तो आपने बता दी, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन एक ही है, 50-50 के चक्कर में बिल्कुल मत जाओ, रिवाइज करो, 10 बार रिवाइज करो, इतना टाइम है आप लोगों के पास अभी भी, है ना। अब तो नोट मेकिंग तो काम गया, जितनी नोट मेकिंग होनी थी आप लोगों की खत्म हो गई, नोट मेकिंग का टाइम आप लोगों का चले गया, नोट मेकिंग करना ही नहीं है अब केवल रिवाइज करना है आप लोगों को। इतने बार रिवाइज कर लो, कितने बार रिवाइज करना है मैं सब लास्ट में बताया हूँ अच्छे से, है ना। और उसके अलावा ऐसी गलतियां जो टेस्ट सीरीज में हमसे हो रही है, 50-50 हो गई, है ना, जो हमसे और नहीं लगा पा रहे हैं, कैसे करें? तो उसके लिए एक चार्ट मेथड। अब चार्ट मेथड क्या होती है, ध्यान से सुनना। देखो मैं कैसे करता था, और मैंने बताया भी हुआ है बहुत सारे आरआरसी वाले मेंबर को। ऐसा देखो, चार्ट आप लोगों ने बनाया, जैसे टॉपिक हो गया, है ना। फॉर एग्जाम्पल विजन आईएएस का आप लोगों ने टेस्ट दिए,
है ना। पॉलिटी बेहतरीन, आपने पॉलिटी का पहला टेस्ट दिए। अब पॉलिटी में सबसे पहले आप लक्ष्मीकांत ओपन करेंगे और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आप लोग प्रियम्बल से पढ़ना, है ना। फिर आप लोगों का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसा पढ़ते जाएंगे। वहाँ फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिए, है ना, मेन टॉपिक। जैसे मान लो प्रियम्बल, तो सबसे पहला मेन काम रहेगा, मैं आप लोगों को टेस्ट सीरीज पीवाईक्यू को बता रहा हूँ ना, तो आप लोग समझ आना कि टेस्ट सीरीज में भी हमको वैसे ही करना है जैसे सर बता रहे हैं पीवाईक्यू का। तो पीवाईक्यू में फॉर एग्जाम्पल प्रियम्बल से आप लोगों के 10 क्वेश्चन पूछे यूपीएससी ने, ठीक है। अब जिसमें से 10 क्वेश्चन, देखो एक टॉपिक आपने पूरा प्रीएम्बल पढ़ लिया, उसके बाद पीवाईक्यू की बुक ओपन करें, है ना, और क्वेश्चंस लगाए पूरे प्रीएम्बल वाले। तो आप लोगों ने देखे कि यार फॉर एग्जांपल 2000 आप लोगों के 11 से लेके 2023 तक आप लोगों के 10 क्वेश्चन आपके प्रीएम्बल से आए। तो 10 में से क्वेश्चन देखो कितने क्वेश्चन आपसे श्योर कैटेगरी में आ रहे हैं। श्योर मतलब कि यार मैं से नींद में जगा के मेरे से बोले अरे भैया बताओ बताओ इसका आंसर क्या है प्रीएम्बल का, तो वो बन जाने चाहिए। मतलब टॉपिक कि प्रियम्बल के बारे में कुछ भी हो ए टू जेड वो आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। याद मतलब रट जाना चाहिए क्या है वो, है ना। अब जिसमें से ऐसे क्वेश्चन 10 में से 7 आए तो यहाँ पे लिख दिए 7 क्वेश्चन, ठीक है। अब 50-50 वाले क्वेश्चन मेरे को लगे 2 क्वेश्चन। अब जब 50-50 वाले 2 क्वेश्चन लगे तो यही 50-50 वाले दो क्वेश्चन थे, वहीं पे टॉपिक लिख दो। क्या पता आपको स्वतंत्रता से लिबर्टी से कोई क्वेश्चन आया वो आपको कंफ्यूज कर रहा था, क्या क्वेश्चन आपको न्याय से संबंधित आया, जुडिशियल, है ना, न्याय से संबंधित आया, क्या वो आपको परेशान कर रहा था। तो यहाँ पे लिखो कि कौन सा टॉपिक है जो आप लोगों का 50-50 में फंसा। देखो श्योर वाले लिखने की जरूरत नहीं है, श्योर वाले आप लोगों को बन जाते हैं बाद में भी। नहीं, ये श्योर में वही कैटेगरी से मैं रखता हूँ जो आप लोगों को 100% नींद में उठा के बोले कि भैया इसका आंसर मतलब ये टॉपिक का क्या कॉन्सेप्ट है या फिर इसका आंसर क्या होगा, वो बन जाने चाहिए। वैसे क्वेश्चन को मैं श्योर में लगता हूँ, पहले ही बता दे रहा हूँ। ऐसे तुक्केबाजी को मैं श्योर में नहीं रखता हूँ, ठीक है। और 50-50 में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, अब मैंने बोला कि वैसे क्वेश्चन 2 हैं। अब तो 50 वहां पे लिख लिया कि यार न्याय से संबंधित और एक स्वतंत्रता जो मेरे से कॉन्सेप्ट मिस हो रहा था या फिर अच्छे से बन नहीं रहा था, तो ये 2 क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे अच्छे से लिख लिया। अब जब भी ये मेरा फर्स्ट राउंड में हो गया वाला, अब जब मैं सेकंड बार पॉलिटी पढ़ूंगा और सेकंड बार मैं पॉलिटी पढ़ने के बाद प्रियम्बल पढ़ूंगा, तो उसमें सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन में टारगेट नहीं रहेगा, ये टॉपिक में टारगेट नहीं रहेगा। कौन सा टॉपिक में टारगेट रहेगा, ये 2 क्वेश्चन पे, कि जो कि न्याय वाला टॉपिक और एक स्वतंत्रता वाला। इन 2 टॉपिक को मैं प्रियम्बल में बहुत अच्छे से करूंगा और 10 बार रिवाइज करूंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे से गलत हुआ है, 50-50 पे आया है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल फिर मैंने टेस्ट दिया, 10 में से देखा कि यार एक क्वेश्चन मेरे से बड़ा नहीं। अब जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा पूरे लक्ष्मीकांत से और एक क्वेश्चन मेरे लक्ष्मीकांत से आया भी नहीं और वो बना भी नहीं, तो उस क्वेश्चन को अच्छे से डीप पे लिख लो, नोट्स बना लो बिल्कुल ऐसे शॉर्ट में, है ना, बिल्कुल शॉर्ट में नोट्स बनाना है कि उसको शॉर्ट में नोट्स में बना के रख लिए क्या रहा यार इसके ऊपर क्वेश्चन आया था जो मेरे से बना नहीं और ये टॉपिक मैंने पढ़ा ही नहीं था। अब जो टॉपिक पढ़े नहीं हो तो स्वाभाविक बात है जहां पे एनालिसिस किए हो जो लोग करवाते हैं उससे देख के लिख लो अपने पास पे, ठीक है। बट ऐसे ही एनालिसिस करो और सच बता रहा हूँ 50-50 वाला जो पोर्शन है ना आपका वैसे ही कम होगा। अब देखो यार स्वाभाविक बात है कि मैंने मान लो फरवरी में चल रहा था, है ना। अब फरवरी में मैं जब प्रियम्बल पढ़ा ये टॉपिक बना के मैंने फिनिश कर दिया। अब जब मैं अप्रैल में ये टॉपिक को उठाऊंगा फिर से, तो देखो ना मैं 50-50 वाले पे ज्यादा जोर दूंगा। अब जब टेस्ट उठा के देखूंगा तो देखना मेरे ये टॉपिक ऑलरेडी कम हो जाएंगे, ये जो गलतियां है ना 50-50 वाली ये कम हो जाएंगी, ठीक है। ये सेम कॉन्सेप्ट फंडामेंटल राइट्स 20 क्वेश्चन यदि पूछते हैं जिसमें से 15 क्वेश्चन बन रहे हैं, इसमें से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, और इसमें 2 क्वेश्चन, तो ये जो 3 क्वेश्चन है उनके टॉपिक लिख लो। क्या पता यार इससे क्वेश्चन मान लो फॉर एग्जांपल आर्टिकल से पूछा, क्या आर्टिकल में हमें सो रहे हो आप लोग याद नहीं कर पा रहे हो या फिर क्या, तो ये सारे टॉपिक लिखो और बार बार देखो। ये टॉपिक को देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो आपको अच्छे से आते हैं, ये टॉपिकों को देखने की ज्यादा जरूरत है सेकंड बार रिवीजन में जो आप लोग गलतियां करते हैं वो। और 50-50 सही करने का एक ही तरीका है, रिवाइज 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 रिवाइज, बस। इसके अलावा कोई भी सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। सच बताऊं तो आपको जितना रिवाइज करोगे उतनी ये वाली गलती कम करोगे, बस। इससे ज्यादा कोई भी सॉल्यूशन इसका नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करके चार्ट बनाओ, एनालिसिस करो कि कहां पे गलतियां हो रही है और कहां पे हमको कैसे सही करना है। ये सेम काम आपको टेस्ट सीरीज में करना है। जितने क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज से गलत हो रहे हैं वो सारे को चार्ट बनाओ वैसे ही कि यार क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। अब जब सेकंड बार टॉपिक पढ़ो, ये केवल मैंने लक्ष्मीकांत के साथ नहीं बताया, अब ये एनवायरमेंट में कर लो, हिस्ट्री में कर लो, ज्योग्राफी में कर लो, हर टॉपिक में आपको ऐसे पता होना चाहिए जहां से आप लोगों की ऐसी गलतियां हो रही है 50-50 वाली। क्योंकि 50-50 तभी गलती होती है जब हम लोगों को पता नहीं होता है ना। और 50-50 वैसे वाले सॉल्व हो जाते हैं जो कि कॉमन सेंस से सॉल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी टी बोर्ड वाला आप लोगों को बताया था वैसा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि हम कैसे एनालाइज करें सर कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट मजबूत है और कौन सा सब्जेक्ट हमारा वीक है, ठीक है, कौन सा स्ट्रांग है और कौन सा वीक है। अब स्ट्रांग हमारा कौन सा सब्जेक्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल सब लोग पॉलिटी पढ़ लिए, ज्योग्राफी पढ़ लिए, ठीक है, इकोनॉमी पढ़ लिए, हिस्ट्री पढ़ लिए, साइंस टेक पढ़ लिए, करंट अफेयर पढ़ लिए। जिसमें से मैं बोलता हूँ स्टैटिक्स में ध्यान दो। स्टैटिक्स मतलब पॉलिटी, ज्योग्राफी,
हिस्ट्री, इकोनॉमी, ठीक है। अब हिस्ट्री बोल रहा हूं तो इसमें तीनों दोनों दो आ जाने चाहिए खासकर, एक तो मॉडर्न हिस्ट्री और एक एंशिएंट हिस्ट्री, प्लस इसी में आपका आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का। और एक एनवायरनमेंट, ये ऐसे टॉपिक हैं कि यही आप लोगों को सिलेक्शन दिलाएंगे। आप लोग जो दिन रात करंट अफेयर के पीछे भागते हो या फिर दिन रात साइंस टेक के पीछे भागते हो, ये आप लोगों को सिलेक्शन नहीं दिलाएंगे। दिलाएंगे आपको ये सब्जेक्ट, जितनी मजबूती होगी इन सब्जेक्टों में वो दिलाएंगे। और इसको भी करोगे तब स्ट्रांग होगा जब आपका रिवीजन कर लोगे। अब जब मैं रिवीजन बोलता हूँ ना, तो सच में आपके प्रीलिम्स के पहले 8 से 10 बार रिवीजन हो जाना चाहिए इन सारे सब्जेक्टों के। जब आपका अप्रैल आ गया, अब बचता आपका क्या है, मई और जून। जून में भी, जून को तो छोड़ ही दो यार, वो जो 10 दिन बचे हैं ना जून में, 6 दिन तो गिनो ही मत। अब ये जो 10 दिन हो गए और ये जो 30 दिन हो गए, मतलब टोटल आपके 40 दिन, मई और आपका जून का 10 दिन को मिला के। इस 40 दिन में कोई भी न्यू टॉपिक बिल्कुल टच भी नहीं करना है। जितने आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे ना, उन शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। अब वीक सब्जेक्ट कौन सा होता है? वीक सब्जेक्ट वही होता है जो आप लोगों ने बार बार रिवाइज नहीं करे हो। स्वाभाविक बात है, साइंस टेक को आप खुद से पूछना कि साइंस टेक को आपने कितने बार रिवाइज की हो, या फिर करंट अफेयर को आपने कितने बार रिवाइज कर लियो। पढ़े हो आपने ज्यादा, इनपुट तो आपने बहुत लगाए हो, इनपुट तो आपने 70% का लगाए हो इन दोनों में, लेकिन उसको रिवाइज कितना करे हो? क्या इस इनपुट का आपने 80 या फिर 50% भी रिवाइज किए हो? बिल्कुल नहीं करे होगे, मैं गारंटी देता हूँ। साइंस टेक यदि आपसे पूछ लूं, टी सेल्स बी सेल्स में क्या अंतर, नहीं बता पाओगे आप लोग। तो कितने बार रिवाइज किए हो वो मायने रखता है आप लोगों का, ठीक है। तो स्ट्रांग वही सब्जेक्ट होगा जिसको आप 8 से 10 बार रिवीजन करोगे, और वीक वही सब्जेक्ट होगा जिसको आप रिवाइज नहीं करोगे और नहीं पढ़े रहोगे, बस सिंपल है। तो स्ट्रांग और वीक का आप लोगों को मैंने बता दिया कि भैया स्ट्रांग करना है तो 10 बार रिवीजन कर लो, आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब तीस चौथी चीज आती है हम लोगों की कि 2023 का क्वेश्चन पेपर से हमें क्या सीखना चाहिए। देखो, हम देखते हैं 2023 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। यह हो गया आपका 2023 का क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन आप लोगों का पूछता है, ये सेट ए है ना, ये देखो। पहला क्वेश्चन आप लोगों का पूछा हुआ है झेलम नदी के बारे में, वुलर झील के बारे में, जो कि क्वेश्चन था, झेलम नदी वुलर झील से होकर जाती है, कृष्णा नदी सीधे कोल्लेरू झील का भ्रमण करती है, गंडक नदी के विसर्जन पर से कांवर झील का निर्माण होता है। क्या आप लोगों को ये फैक्ट है? क्वेश्चन पढ़ने से यही तो पता चलता है ना सर कि ये फैक्ट है। यदि आपको झेलम रिवर के बारे में नहीं पता होगा, या तो आप लोगों को वुलर लेक की लोकेशन नहीं पता होगी, या फिर कृष्णा रिवर के बारे में नहीं पता होगा कि ये किस किस लेक से जाती है, कहां कहां से भ्रमण करती है, तो क्या आप इसका आंसर दे दोगे क्या? खुद से पूछो, बिल्कुल नहीं। अब तो एलिमिनेट भी नहीं कर पाओगे ना, केवल एक, केवल दो, केवल सभी तीन, क्या कर पाओगे? कुछ नहीं। तो क्या सीखे मिलते? फैक्ट जरूरी है सर। सेकंड क्वेश्चन, मैं आपको डेमो दे रहा हूं कि कितने क्वेश्चन फैक्ट से, और हम लोगों को कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हमको फैक्ट रखना। सच बता रहा हूं, 2023 का क्वेश्चन पेपर हमको सिखाया है कि जब तक आप लोगों को फैक्ट्स मेमोराइज नहीं कर पाओगे, कॉन्सेप्ट तो करो, उसके साथ साथ फैक्ट भी करना पड़ेगा। और हमको उसी और यूपीएससी ले जा रहा है। पहले यूपीएससी हमको क्या करता था, ऑप्शन दे देता, हम एलिमिनेट कर लेते थे कि यार इसका नहीं है, कर लेते थे। लेकिन जब तक अब आपको तीनों ऑप्शन के बारे में या चारों ऑप्शन के बारे में नहीं पता है, आप एलिमिनेट बिल्कुल नहीं कर पाओगे। सेकंड क्वेश्चन, कामराजर पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, जब तक आपको इनके बारे में डिटेल में नहीं पता है, क्या आप बता पाओगे क्या आंसर? बिल्कुल भी नहीं बता पाओगे कि इसके अंदर की कौन सी विख्यात है चीजें, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, कटहल, महुआ, सागौन, ठीक है, मधुका इंडिका, टेक्टोना ग्रैंडिस, जब तक आपको इनके बारे में नहीं पता कि यार पर्ण पाती है, अर्ध पर्ण पाती है ना, क्या एवरग्रीन फॉरेस्ट है, क्या नहीं है, डेसिडियस है। अब जब खुद से सोचो, जब तक इनके बारे में फैक्ट ही ना नहीं है, जब तक इनके बारे में नहीं पता लगा, तो आप सॉल्व कर पाओगे क्या? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो ये फैक्ट हुआ। मैं आपको ऐसे 10 क्वेश्चन में आप लोगों को, 10 छोड़ो यार, 50% क्वेश्चन पेपर में आपको बता दूंगा 2023 का। ये हो गया आपका पहला पार्ट। ये दूसरा उठाओ, ये फैक्चुअल इस जगह पे पूरा है ना। ये थर्ड उठाओगे, ये फैक्ट बचा हुआ आप लोगों का। पूरा फैक्ट ये ना, देखो ना, एरोसॉल, फॉर्म एजेंट, अग्निबंधक, स्नेक मतलब लुब्रिकेंट, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन किस में उपयोग होते हैं। अब जब तक खुद से बताओ, जब तक आप लोग इनको याद नहीं करोगे कि यार एरोसॉल होते क्या है, फॉर्म एजेंट क्या होते हैं, लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, जब तक ये पता नहीं होगा कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये बता पाओगे कि नहीं? तो ये फैक्ट ही है ना ये वाले। ये लायन टेल्ड मकाऊ, मालाबार सिवेट, सांबर डियर। अब जब तक आप लोगों को पता नहीं होगा कि नॉक्टर्नल है, डायवर्नल है, या फिर रात्रि में सक्रिय है, दिन में सक्रिय, कौन से जीव है, तब तक आप बता पाओगे कि नहीं? तो ये क्या हुआ? फैक्ट हुआ। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपके फैक्ट्स में घूम देंगे। और मैं सच बता रहा हूं, जिनने 2023 के क्वेश्चन पेपर से नहीं सीखा, उन्होंने कुछ भी नहीं सीखा, ठीक है। इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका एकमात्र सॉल्यूशन, हमको फैक्ट याद करना ही पड़ेगा। इसके अलावा प्लान भी हमारा कुछ भी नहीं है यार, सच बताऊं तो। हमको करना ही पड़ेगा एनी हाउ, और उसके साथ साथ रिवाइज करना पड़ेगा 10 बार। अब सर हम रिवाइज कैसे करें? हमको रिवाइज करना है आपके शॉर्ट नोट जो बना रहे होगे, इतनी उम्मीद करता हूं आप लोगों से। कैसे? देखो, ऐसे बनाए जाते हैं। ये है मेरे शॉर्ट नोट जो बिल्कुल मैं यूज करता था प्रीलिम्स टाइम में, प्रीलिम्स के समय में। एक पेज हो गया,
ये देखो ये पेज हो गया, आप लोगों को पेज दिखाई दे रहा है, इसको मैं बीच से ऐसा मोड़ देता था जिस तरीके से फिर ये बन जाता था, बन गया ये। अब जिसमें से फॉर एग्जांपल जैसे देखो इसमें हीनयान लिखा है, अब हीनयान के बारे में मेरे को पूरी चीज यहाँ पे लिख दिया कि रूढ़वादी संप्रदाय मूर्ति पूजा नहीं करता है, अंतिम लक्ष्य इनका निर्माण प्राप्त करना होता है, इसका उपसंप्रदाय कौन सा स्थाविरवाद है, थिरवाद है, सम्राट अशोक ने इसका संरक्षण किया था, पाली भाषा में लिखा हुआ था, वल्लभी शिक्षा केंद्र कहाँ कहाँ पे, ये लिख दिया बिल्कुल एक पेज में, बिल्कुल शॉर्ट में। मेरे को उठाने की जरूरत नहीं है, क्या उठा लू मैं, नितिन सिंघानिया उठा लू, एनसीईआरटी उठा लू, नहीं, मेरे शॉर्ट नोट्स बन गए। और जिसके शॉर्ट नोट्स बने, सच बता रहा हूँ, या आप अच्छा मानो या बुरा, या फिर आप डिमोटिवेट हो, कुछ भी हो, मेरे को नहीं मतलब, बट मैं सच बता रहा हूँ, जिसके नोट मेकिंग है, सॉरी है, जिसकी नोट मेकिंग है उसको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं जाती, और जिसकी नहीं है उसको सच बता रहा हूँ और दिन आने दो पास पास, बहुत ज्यादा समस्या होने वाली है आप लोगों को, जिसके शॉर्ट नोट्स है ही नहीं। अरे बहुत जाती है, कितना बुक पलटाते जाओगे, पूरी लक्ष्मीकांत को पलटा लोगे कि 1000 पेज की लक्ष्मीकांत को नहीं पलटा पाओगे, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। सेम वैसे ही मैंने देखो जैसे टर्म से कर लिया, जैसे कई बार टर्मिनोलॉजी पूछ लेते हैं ना, देखो चरक संहिता में क्या जाता है, मुन्ने है ना, मूवी इंदलन क्या है, कालिदास ने कौन कौन से मालविका अग्निमित्र लिखा, विक्रम वर्ष हो गया, अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, शूद्रक ने क्या, मत्स्य कटिकम, विशाखदत्त ने, तो ये बिल्कुल शॉर्ट में होना चाहिए आप लोगों को। जैसे आईबीसी के बारे में, पालतू किसको बनाया था, कुत्ता भैंस बकरी हाथी, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, पालतू किसी ने बनाया था, घोड़ा। तो ये सारी बिल्कुल शॉर्ट में जो चीज है ना प्रीलिम्स के लिए नोट, ये पहले आप लोगों से होनी चाहिए। और अब मैं मतलब मानता हूँ कि जिसमें से 40-60 मतलब 100% यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जिसमें से 30% केवल रहते हैं जो इस साल ऐसे तैयारी करते हैं, 70% को तो समझ भी नहीं आता, और सिलेक्शन में बता रहा हूँ 30% का ही होता है, ठीक है। और रेशियो तो और भी कम है, बताइए, आप लोगों को बताने की जरूरत भी नहीं है। सेम देखो ज्योग्राफी, जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन था, अब देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन से मैंने पूरी चीज को एक जगह पे लिख दिया था, ये क्या ये क्या क्या पूछ सकता है ट्रॉपिकल साइक्लोन से, ये पूरी चीज मैंने एक जगह पे लिख दिया कि इससे ज्यादा पूछ ही नहीं सकता कि किस किस मतलब ट्रॉपिकल लाइन में आता है, ये लिख दिए। नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर में कौन सा प्रेशर होता है वहां पे, नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या कैसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज, ये सारी चीज देखो ना। अब इसे मतलब कैरिबियन सी में क्या कहेंगे, हरिकंस कहेंगे, ठीक है। ये सारी चीज क्या ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहते हैं, ये सारी चीज मैंने एक जगह पे लिख दिया हूँ कि यार सी और ओशन में तेज होता है, कॉन्टिनेंट में आते आते धीमे हो जाता है, ये बिल्कुल चीज जो मेरे को बार बार देखनी पड़ती, मैं यहाँ पे कर लिया। आप खुद से सोचो, अब मैं इतनी मोटी बुक थोड़ी का उठाऊंगा ना यार, मेरे को केवल बिल्कुल शॉर्ट में उठाने पड़ेंगे, ठीक है। उसी प्रकार एग्रीकल्चर से देख लो कि यूज वाटर का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, धरातली जल हो गया, भौम जल हो गया, जिसमें से कृषि में 89% और 92% होता है, किन किन का यूज, उद्योग में, घरेलू में, पूरा परसेंटेज लिख लिया। अब जब भी क्वेश्चन इसमें से उठा के कुछ फैक्चुअल देगा या फिर कुछ भी देखो तो मैं बता पाऊंगा ना, क्योंकि मेरे पास ये रखा हुआ है, मैं 10 बार इसका रिवाइज करके बैठा होगा, बुक का थोड़ी करूंगा, मैं इसका करूंगा ना, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। जैसे कि कहाँ कहाँ पे सिंचाई नलकूपों से ज्यादा, नहर से कहाँ है, कूप से कहाँ है, तालाब से कहाँ है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी, और आप लोगों के ये सब बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी, ठीक है। अब देखो 2022 में क्या क्वेश्चन पूछा हुआ था, आर्यदेव पूछा हुआ था कि जैन विद्वान से संबंधित है, दिगनाग बौद्ध विद्वान से, नाथ मुनि, ये आपको तो बाउंस ही करके होगा, ये क्या आ गया क्वेश्चन, उस समय की बात कर रहा हूँ जिन लोगों ने अटेम्प्ट दिया होगा या फिर जो देने वाले होंगे अभी, उन लोगों ने भी अभी नहीं पढ़े होंगे ना कि वैष्णव विद्वान में कौन कौन आएंगे अब, और ये फिर बौद्ध विद्वान जैन विद्वान क्यों, और ये क्वेश्चन पूछने का रीजन भी क्या है। यदि ये पता होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या ही बोल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ ही दो। फिर वैसे क्वेश्चन धौली, एरागुड़ी, जौगड़, कालची, अभी पता है ये सारी चीज मैंने आरआरसी वालों को करवाया हूँ, ये देखो कैसे करवाया हूँ, ये जैसे पूछा हुआ था विष्णु धर्म में कौन कौन आ गए थे, फिर उसी प्रकार जैसे देखो बौद्ध धर्म हो गया, बौद्ध धर्म में कौन कौन थे आपके, गया, मथुरा, कौशाम्बी, सारनाथ, है ना। अब उसके साथ साथ देखो गुप्त काल में प्रसिद्ध बौद्ध आचार कौन थे, है ना, बौद्ध आचार कौन कौन थे आपके आचार्य, वसुबंधु, अशंग और दिगनाग, पूछा हुआ दिगनाग, क्वेश्चन पूछा हुआ था दिगनाग के बारे में, कहां गया आपका, ये दिगनाग ऑप्शन था, बुद्ध विद्वान था, यस। उसी प्रकार महायान में कौन कौन थे, ये सारी चीज गुप्त काल में ही आर्यदेव ने चतुष्क की वो खोज की, अशंग ने महायान संग्रह, योगाचार, भूमि शास्त्र सब लिखे थे, ग्रंथों की रचना की। तो आर्यदेव और अशंग गुप्त काल में ही थे, और कौन थे ये, महायान के बौद्ध भिक्षु। तो आप लोगों को यहां से पता चला कि आर्यदेव, आर्यदेव के बारे में क्वेश्चन आया है, आया है सर, आर्यदेव के बारे में ज्ञान नहीं है, बौद्ध है, पता चलेगा आप लोगों को। अब खुद से सोचो, उन्होंने आर्यदेव के बारे में पूछ लिया, उन्होंने दिगनाग के पूछ लिया, अब क्या क्वेश्चन वसुबंधु और अशंग से आ सकता है, पीवाईक्यू को हम लोगों ने देखे, तो हमको वसुबंधु और अशंग के बारे में भी डिटेल में पता होना चाहिए, जो कि मैंने इन लोगों को बताया हूं। अब जैसे अशंग के बारे में पूछ लिया, तो देखो इन्होंने महानाय संग्रह किया, योगाचर किया, भूमि शास्त्र था, मायान था, सूत्र लंकाकार था, ये सब ग्रंथों की रचना की थी, है ना। अब जब भी ग्रंथों की रचना में इस क्वेश्चन आया योगाचार वगैरह भूमि शास्त्र, तो पता होना चाहिए कि तो असंग का था। अब असंग कहाँ पे आया था, गुप्त काल में क्या था, पौध्याचार, जो कि पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब जैन धर्म के बारे में ये देखो, ये पूछा हुआ था कहां कहां पे इसका विकास हुआ था। अब कौन कौन थे जैन धर्म में, कदम्ब था, गंग राजा थे,
ठीक है, जिनको संरक्षण वगैरह प्रदान था। तो ये सारी चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो ये देखो, ये सारी चीज मैंने इन लोगों को बहुत डिटेल में करवाया था यार, एंशिएंट हिस्ट्री तो इतना अच्छे से करवाया हूं ना, फैन हो गए होंगे सच में ये लोग। ये सब आरआरसी का कंटेंट था, इनको सब पढ़ाया हूं मैंने बहुत अच्छे से, है ना। और इनको ज्यादा जोर ना मैंने फैक्ट ही में ध्यान दिया है कि यार याद करो, जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है ना 2023 का, पूरे फैक्चुअल कर देगा तो भरोसा नहीं है यूपीएससी कल को क्या कर दे वो, है ना। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद सर फिफ्थ पॉइंट आता है कि हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। देखो, सबसे पहले मैं आपको 2022 का क्वेश्चन पेपर दिलाता हूं, जो हर एक टॉपर बताते थे। अब हर एक की वीडियो देखोगे सब वही बताते थे। 2022 का क्वेश्चन पेपर था, अटेम्प्ट कैसे करना है। आपके पास क्वेश्चन पेपर है, फिलिप वाली टेक्निक। फिलिप वाली टेक्निक मतलब सबसे पहले देख लो इकोनॉमी, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा सब्जेक्ट इन्वायरमेंट प्लस पॉइंट है ना, और उसके साथ साथ पॉलिटी। तो अब मैं सबसे पहले उठाऊंगा तो मैं देखूंगा पॉलिटी कहां पे आता है, तो मैंने यहीं पे लिख दिया। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर देखा कि यार यहाँ पे आया आपका, जैसे यहाँ पे देखा रैपिड फाइनेंशिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा, तो मैंने इकोनॉमी का, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इकोनॉमी, है ना। फिर वैसे ही यहाँ पे लिख लिया पॉलिटी, कि पॉलिटी यहाँ से सेक्शन चालू हो गया, ये पी बिल्कुल शॉर्ट में, है ना। पूरा नहीं लिखना है, इको को मतलब इकोनॉमी को इको, पॉलिटी को पी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी यहाँ से स्टार्ट हो गया, है ना। ये हो गया साइंस टेक। इन सब में आप लोगों को कितना समझ आता है, 2 से 3 मिनट बस। इससे ज्यादा बिल्कुल समय नहीं जाता है। 2 से 3 मिनट आप लोग करोगे तो आराम से आप लोगों को हो जाना है ये, ठीक है। अब ये तो हम लोगों ने देख लिया 2022 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। अब यही टेक्निक से आप 2023 का क्वेश्चन पेपर जाओगे ना देखने, बिल्कुल नहीं मिलेंगे, है ना। आप लोग जाओगे तो यहाँ ज्योग्राफी मिलेगी, और यहाँ पे आप लोगों को दूसरे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। आप लोग यहीं आगे बढ़ोगे तो आपको ज्योग्राफी मिल जाएगा, फिर आगे आप लोग पहुंचोगे तो आप लोगों को अलग सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो आप बिल्कुल ऐसा लाइन बाय लाइन बिल्कुल नहीं कर सकते थे 2023 के क्वेश्चन पेपर में, है ना। कहीं आपको ज्योग्राफी एनवायरमेंट मिल गया, कहीं आपको मिक्स क्वेश्चन मिल गए, तो आप वैसी स्ट्रेटजी में बिल्कुल मत जाओ। अब कैसी स्ट्रेटजी बनाना है हम लोगों को, देखो आप लोगों को सबसे पहले जो आप लोगों के पास रहेंगे 2 से 3 मिनट या फिर 5 मिनट लेके चलो। और क्वेश्चन पेपर ना मैं सच बता रहा हूँ, आप लोगों का ये सोच के चलो कि 1 घंटा 45 मिनट का होता है, क्योंकि ना देखो 5 मिनट तो आप लोगों के जो वहां पे आते हैं साइन वगैरह करवाने में वो सब चल जाना है। 5 मिनट आप लोगों के वैसे ही जाएगा ही टाइम, तो 15 मिनट तो लेके चलो कि वो बर्बाद होने वाले हैं। तो हमको 1 घंटा 45 मिनट से ही हम लोगों को मैनेज करना है, ठीक है। तो अब जो आप लोगों के पास 5 मिनट टाइम रहेगा, तो उसमें देखो कि यार आपका कौन सा क्वेश्चन है जो पॉलिटी का है। और जैसे यदि ये क्वेश्चन आ रहा है ये ज्योग्राफी का, तो यहीं पे लिख दो, पर ये लिखो जरूर से कि ये ज्योग्राफी का है, ये भी ज्योग्राफी का है, ऐसा करके बिल्कुल लिखो, है ना। जैसे दो ज्योग्राफी लग रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ पे लिख दो कि ज्योग्राफी का, ऐसा लिख दो, कुछ नहीं होता वहां पे, है ना। आपको वैसा ही करना पड़ेगा कि कौन सा ज्योग्राफी का है ये देखना ही पड़ेगा, और कौन सा पॉलिटी का ये देखना पड़ेगा। और लास्ट ऑप्शन बिल्कुल किसी को समझ ही नहीं आ रहा क्या करें तो कुछ मत करना, पहला पेपर उठा मतलब पहला क्वेश्चन उठाना, यहीं से सॉल्व करने चले जाना। बट इसमें ऐसा रहता है ना कि यार कई क्वेश्चन स्टार्टिंग में आपको ज्यादा मिल रहा है, कहीं कुछ मिल रहा है, मतलब टफ फाइव मिल रहा है, आपको भरोसा नहीं है। बट मेरे सबसे सिंपल मेथड है, देखो कल को क्या पता यूपीएससी कैसे क्वेश्चन आ जाए, मिक्सअप आ जाए, जैसे भी आ जाए, करना तो आपको वैसे ही है। पॉलिटी का आपको ढूंढना पड़ेगा कि यार इसमें से पॉलिटी का क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख दो कि पॉलिटी का, और ये ज्योग्राफी का, ऐसा लिख दो बिल्कुल शॉर्ट में। ये 5 मिनट लगेगा, बट आपके वो बाद के टाइम को बचा लेगा, वो आपके डिमोटिवेशन होने से अच्छा है, और टाइम कंज्यूम होने से अच्छा है कि ये टाइम आप लोगों को बचा लेगा किस तरीके से करना है करके, ठीक है। इसके बाद जब आप फर्स्ट राउंड करो तो आप लोगों के 35 से 40 श्योर हो जाना चाहिए भैया। एक कड़वी बात, जिसके पहले अटेम्प्ट में 35 से 40 सही नहीं होते, समझ जाना उसने यूपीएससी की प्रिपरेशन को सीरियस तरीके से नहीं किया है ना। ये रियलिटी है। ये बताओ साल भर करते हो, 1 साल 1.5 साल 2 साल से, और आप लोग 35 40 क्वेश्चन सही नहीं कर पा रहे हो, तो क्या तैयारी करो फिर आप लोगों ने यार, अपने आप से पूछो जरा। क्योंकि 35 से 40 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो श्योर होना ही चाहिए। नहीं करे हो तो समझ जाना, मत जाओ अटेम्प्ट देने में। तो अभी से बोल रहा हूँ, यदि 35 से 40 सही नहीं हो पा रहे हैं तो मत जाओ, छोड़ दो तैयारी। क्योंकि 35 से 40 वैसे क्वेश्चन वो क्वेश्चन पेपर सेटर देता ही है कि जो बन जाए सब लोगों को। क्योंकि आप सिटी में रह के, दिल्ली में रह के ये नहीं बोल सकते ना कि यूपीएससी हम लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर पूछेगा। स्वाभाविक बात है, ये गांव वाले भी देते हैं, तो उसको पता है कि 40 क्वेश्चन का ऐसा रेंज बना के चलना है जो सब लोगों को आ जाए, है ना। तो 35 से 40 क्वेश्चन आते हैं जो सब लोगों से बन जाने चाहिए, है ना, जो बिल्कुल श्योर वाले होते हैं। अब जब फॉर एग्जाम्पल ये 2022 का क्वेश्चन पेपर लेते हैं अपन, ये चलो 2023 का लेते हैं। अब जब मैं फर्स्ट बार में उठा रहा हूँ तो फर्स्ट बार में देख रहा हूँ कि चलो ये क्वेश्चन मेरा काम का झेलम नदी वुलर झील वाला, ये मेरे से बन रहा है बिल्कुल 100% है, मैंने केवल 2 करके टिक कर दिया, है ना। ये मेरा श्योर वाला है जो 100% मेरे को पता है। अब 100% श्योर वाला पता है कि मेरे से नींद से उठा के कोई पूछ ले कि झेलम नदी से कौन सी झील, मतलब कौन सी झील में जाती है ना, झेलम नदी कौन सी झील से होकर जाती है, तो मेरे को बन जाएगा। वैसे ही 100% वाला बोल रहा हूँ, और ये टिक कर दिया मैंने कि हाँ चलो ये बन गया, आगे बढ़ गया मैं। तो वैसे करके ही मेरे को 35 से 40 सही करने हैं, और जो कि हो ही जाते हैं। गेम तो अपना रहता है लास्ट के 20 से 25 30 45 क्वेश्चनों में,
बाकी 35 क्वेश्चन से लेके 40 क्वेश्चन आप लोगों के ऐसे हैं जो आप लोगों से बन ही जाना चाहिए। यदि नहीं बन रहे तो छोड़ो, तो फिर तैयारी में तो कहता हूँ देना 2040-50 का अटेम्प्ट। अरे यार साल भर से तैयारी करते हो और आपके 35-40 नहीं हो रहे हो, तो गलत बात है ना ये। अब जब ये फर्स्ट राउंड के कर लिए मैंने, फर्स्ट राउंड के, उसके बाद जब मैं सेकंड राउंड में पहुंचूंगा तो उसमें 70 से 75% वाले, अब 70 से 75% वाले मैंने आप लोगों को जस्ट पहले वाले इसमें बताया स्लाइड में कि 75% में कैसे वाले परसेंट को गिनता हूं। तो वैसे क्वेश्चनों को मैं सेकंड राउंड में सॉल्व करूंगा। अब बचते हैं 50-50% वाले जो एलिमिनेशन से मैं 50-50 करके पहुंचा हूं, वैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करूंगा थर्ड राउंड में। ठीक है, अब जब मैं 50-50 और यहीं पे लिख दो, जैसे कि देखो ये कर रहे हो आप लोग। अब मान लो मेरे को ये दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है ना, ये दो में कंफ्यूजन है, तो यहाँ पे ऐसा ऐसा बिल्कुल शॉर्ट बना दो। जो देखो जो आपको 100% आएगा ये टिक कर दिए है ना यहीं पे, ये फिर ओएमआर में भर ही देते हो। अब उसके बाद जो आप लोगों के 70% वाले हैं ये कर दो सेकंड राउंड। अब थर्ड राउंड में कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, यहीं पे ऐसा टिक कर दो और आगे बढ़ते जाओ। मानता हूं इसमें टाइम लगेगा, बट आपका टाइम बचाएगा, मैं सच बता रहा हूं आप लोगों को। डिमोटिवेशन होने से और सिलेक्शन लेने से फिर यही चीज बचाएगी आप लोगों को, इसके अलावा कोई भी चांस नहीं है ना। और बचता, अब ये राउंड तो इतना ही होते हैं, ये फोर्थ राउंड तो उन लोगों के लिए है जो जिसके नैया डूब जाए तब इसका यूज करना है, मतलब तुक्का। अब भैया तुक्का तो मैं मानता ही नहीं हूँ, तुक्का जैसी चीज होती ही नहीं है। तुक्का जब तब यूज करो जब आप इधर के ना रहो, इधर के ना रहो, इधर के ना रहो, इधर के रहो, इधर के भी ना रहो। अब आपको निकलना कहाँ से, निकलना यहीं से, बिल्कुल ऐसे छोटी छोटी गलियों से। मतलब जिनको पता चला कि भैया मेरा कुछ नहीं हो रहा है ना, मैं गया काम से, मेरी जो नाव है अब वो डूबने ही वाली है, तो मैं इसको डूबने से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर तो रखूं इसको। तो वो ऐसे लोग ऐसे हैं फिर जिसको 50-50 भरोसे जा रहे हो आप लोग, तो मैं क्या ही बोलूं उसके बाद, शब्द ही नहीं है यार। फोर्थ राउंड मतलब मैं मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि पूरा पेपर तुक्के से थोड़ी का कर लोगे, फिर तो मत ही करो, तैयारी देते रहो आप दूसरे एग्जाम फिर तो, है ना। ये बना ही नहीं है उन लोगों के लिए। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं छठवीं चीज की, सर टेस्ट सीरीज को कैसे एनालिसिस करें। डिटेल में मैंने वीडियो में बताया हुआ है ना, ये अपने ही चैनल में है, इसको देख लेना अच्छे से। उसके बाद उसके अलावा टेस्ट सीरीज जैसे कि आप लोगों को बताया कि टॉपिक वाइज नोट्स बनाओ कैसे, कि टॉपिक वाइज नोट्स में भी कैसे कि यार सर प्रियम्बल फंडामेंटल राइट से कोई क्वेश्चन पूछा कि यार, कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं ना फंडामेंटल राइट्स के जो हम लोगों को पढ़े नहीं रहते लक्ष्मीकांत से या फिर किसी बुक से, एनसीईआरटी से नहीं पढ़े रहते, कहीं और से आ जाते हैं, जो कि ऐसा लगता है कि यार हाँ काम का है। अब काम का है कैसे पता चलेगा हम लोगों को, ये हमको पता चलता है पीवाईक्यू से, पीवाईक्यू में पकड़ थी हमारी करके। तो वैसे क्वेश्चनों को देखो कि हाँ ये हमारे काम का है, और उसको बिल्कुल नोट्स में लिख लो, है ना, बिल्कुल शॉर्ट में नोट्स बना के लिख लो। जैसे कि मैंने बताया ना कैसे शॉर्ट नोट्स बनाना है, वैसे करके लिख लो जो काम का है आप लोगों के, है ना। और वैसे क्वेश्चन पूरी टेस्ट सीरीज में से केवल 10 क्वेश्चन मिलते हैं आप लोगों को बस, है ना। ऐसे टेंशन ले लेते हो टेस्ट सीरीज का, सर इतने कम नंबर आ रहे हैं, सर 60 आ रहे हैं, कहीं 70। अरे भैया ये बताओ क्या टेस्ट सीरीज वाले जो वहां टेस्ट सीरीज क्वेश्चन पेपर बना रहा है, क्या वो यूपीएससी का चेयरमैन है क्या, कि यूपीएससी सेम वैसे ही क्वेश्चन पूछेगी क्या, नहीं पूछेगी। सबसे रद्दी चीज होती है टेस्ट सीरीज की, सच बता रहा हूँ, इतने टफ क्वेश्चन बना लेते हैं, क्योंकि स्वाभाविक बात है यार, वो लोग भी देखो उनको अपना बिजनेस चलाना है, अब पॉलिटी में इतने क्वेश्चन बना लेंगे अननेसेसरी वाले जो कि पूछता ही नहीं है ना। इसलिए मैं ज्यादातर ना, मैं तो आप लोगों को बता रहा हूँ पीआईक्यू में जिसकी भी पकड़ है, पीआईक्यू में पकड़ क्या होती है, पीआईक्यू में पकड़ मैं जस्ट थोड़ी देर से बना रहा हूँ, बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना। तो इसका टेंशन मत लो कि हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं, ध्यान वो दो कि जो चीज आप लोगों की गलत हो रही है। यार देखो फंडामेंटल राइट्स आप लोगों ने पढ़े, यदि मैं आपसे पूछूं समता का अधिकार कौन से आर्टिकल में, कौन कौन से आर्टिकल में आता है, या फिर स्वतंत्र अधिकार कौन से में आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से में आ रहा है, ये क्वेश्चन ऐसे गलत कर रहे हो तो फिर ये गलत है यार, क्योंकि बेसिक्स आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए, बेसिक्स गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चाहे टेस्ट सीरीज में पूछे चाहे पीवाईक्यू किसी में भी पूछे, बेसिक्स आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए, है ना, जो आप लोगों ने पढ़े। अब फंडामेंटल राइट से आपने जितनी चीज पढ़े हो लक्ष्मीकांत से एनसीईआरटी से, वो चीज यदि टेस्ट सीरीज में गलत हो रही है तो फिर वो आप पे गलती है, वो आप लोगों को अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ अच्छे से, है ना। तो वैसी चीजों को आप लोगों को देखना है और एनालिसिस करना है कि कौन से हमारे प्लस में आ रही है और कौन से हमारे माइनस में आ रही है ना। क्या हमसे गलत हो रहा है, क्या हमसे गलत नहीं हो रहा है टेस्ट सीरीज में। मैं कह रहा हूँ टेस्ट सीरीज में किसके 50 मार्क्स भी आ रहे हैं ना, या 40 मार्क्स, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से करो, टेस्ट सीरीज बिल्कुल छोड़ दो, एफएलटी कर लो, और उसमें से भी वही क्वेश्चन करो जो आप लोगों ने पढ़े हो वैसे आ रहे हो, बिल्कुल डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज से ये चीज सीखो कि आप लोगों ने जो पढ़े हो वो गलत कैसे हो रहे हैं, मतलब गलत क्यों हो रहे हैं, कि आप जब टेस्ट से ओएमआर में मार्क कर रहे हो तो क्या सोच के आपने वो क्वेश्चन को मार्क किया, ये सोचो। अपने आप को ले जाओ उस सिचुएशन में जब एनालिसिस करते हो, तो क्या मैंने इस क्वेश्चन को क्यों गलत किया, क्या सोचा था उस समय में। ठीक है, और टेस्ट सीरीज का टेंशन बिल्कुल मत लो, सब ठीक हो जाएगा ना। पीवाईक्यू में अच्छे से ध्यान दो, और इसका सॉल्यूशन वही है पीवाईक्यू में पकड़, जो कि आप लोगों को बता। अब पीवाईक्यू में कैसी पकड़ सर, देखो
फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन उसने 2019 में पूछा हुआ था कि इसमें से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है ना? चनुदाड़ो, कोटदीजी, सोहगौरा, देशलपुर। अब जब आप लोग पीआईक्यू जब एनालिसिस कर लिए कि यार हड़प्पा के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो हड़प्पा के बारे में ए टू जेड आप लोगों को पता हो जाना चाहिए कि कौन सी नदी के तट पे यहाँ पे क्या क्या पाया जा रहा है ना? क्या लाल बलुआ पत्थर से पुरुष धड़ बना हुआ है, हिरण का पीछे करते हुए सब कुत्ते की मूर्ति है। तो ये सारी चीज आपको मोहनजोदाड़ो के बारे में पता होना चाहिए, कोटदीजी के बारे में पता होना चाहिए, आप लोगों को लोथल के बारे में पता होना चाहिए। इसमें से भी ये पता होना चाहिए कि जहाज बनाने का स्थान को गोदीवाड़ा कहा जाता है। तो ये सारी चीज जब पूछा हुआ ना हड़प्पा स्थल के बारे में, तो हड़प्पा स्थल के बारे में ए टू जेड पता होना चाहिए आप लोगों को। ऐसा नहीं केवल इनके बारे में पता करके खुश हो गए कि हाँ मैंने तो पीआईक्यू का एनालिसिस कर लिया, बहुत हो गया मेरा काम। नहीं, पीआईक्यू को ऐसा एनालिसिस किया जाता है बिल्कुल डिटेल में। जब आप टेस्ट सीरीज नहीं कर रहे हो तो कम से कम इसको बहुत अच्छे से कर लो। यदि इसको कर लोगे ना तो आपका काम बन जाएगा, है ना? टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने में लगा रहे हो 2-2 3-3 4-4 घंटा, इसको करने में आप लोगों को 10 मिनट नहीं हो रहा यार। देख रहा हूँ लोगों को बिल्कुल लगाए जा रहे हैं धड़ल्ले से, 4-4 5-5 टेस्ट सीरीज बिल्कुल 2-2 वीक में, है ना? एक वीक में लगा रहे हैं 3 टेस्ट सीरीज। क्या करोगे उस टेस्ट सीरीज का जब आप लोगों को पता ही नहीं है? तो कब रिवाइज करोगे उसका? है नोट मेकिंग तो कर लोगे, उसका रिवाइज भी कब करोगे ये भी तो देखो, है ना? ये क्वेश्चन देखो त्यागराज के बारे में पूछा हुआ था, मतलब कर्नाटक संगीत पूरा अच्छे से कर लो, हिंदुस्तानी संगीत देख लो, उनमें अंतर देख लो, है ना? इसने त्यागराज के बारे में पूछा, नवाचार के बारे में पूछा, तो आप लोगों को बाकी के मुथुस्वामी दीक्षितार के बारे में पता होना चाहिए कि श्याम शास्त्री के बारे में पता हो जाने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से तो आया ना, जिसे कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कहा जाता है। तो इनके बारे में पता होना चाहिए, पुरंदर दास के बारे में, क्षेत्र के बारे में, भक्त रामदस्यु के बारे में। अब यही नहीं पता आप लोगों को, कर रहे हो बिल्कुल टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, है ना? ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वही क्वेश्चन सेम यही सेल्स जब पूछा हुआ है तो पूरे सेल्स के बारे में ए टू जेड पता होना चाहिए आप लोगों को। और ये सारी चीज मैंने ना पीवाईक्यू में सिखाया हुआ है, लेक्चर नहीं लाया कम से कम, बट सिखाया तो है कि कैसा एनालिसिस करना है हमको पीवाईक्यू को, है ना? कई लोग उसी से समझ के कर लेंगे और बाकी लोग एक्सक्यूज दे देंगे, सर हम लोग क्या करें, आप लोगों को लेक्चर ला लेना था, या फिर हम नहीं कर पाए, टेस्ट सीरीज ही में रह गए। अरे भैया मैंने अच्छे अच्छे को देखा हूँ, 50-50 60-60 टेस्ट सीरीज लगा लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, बट मार्क्स आ रहे हैं कितने, 60-70, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और जिनके 50-60 आ रहे हैं उनके 120 130 140 नंबर लाके सिलेक्शन ले रहे हैं, है ना? तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है उसका, है ना? अच्छे से पीआईक्यू में पकड़ बनाओ और उसको अच्छे से करो, ठीक है? अब देखो पीआईक्यू की इंपॉर्टेंस आप लोगों को बताता हूँ कैसे इंपॉर्टेंस होती है, क्यों बोलता हूं मैं आप लोगों को। देखो 2015 में क्वेश्चन पेपर पूछा, क्या क्वेश्चन पूछा होता, भारत सरकार अधिनियम 1919 के ऊपर क्वेश्चन पूछा और उसके बारे में ऑप्शन दिया था क्या है क्या नहीं है। क्या 2019 का वो मतलब 1919 का अधिनियम रिपीट किया बहुत बार, 2015 में, 16 में, 21 में, 22 में, इवन 2023 में 1935 का एक्ट रिवाइज वो पूछा हुआ है ना? ये देखो 2014 में आपका 1858 पूछा, हर साल बता रहा हूँ एक्ट से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। 19 में क्वेश्चन पूछा, फिर 15, 16, 21, 22 में इसी का क्वेश्चन, ये देखो 2016 में। फिर क्वेश्चन देखो 1813 का एक, 1823 का एक, 1935 का एक, 2018 में 1935 का एक्ट पूछा है, और स्वयं 2023 में आपको क्वेश्चन पूछा 1935 के एक्ट से। तो क्यों नहीं होना चाहिए? इंपॉर्टेंस देखो ना, आप खुद से सोचो कितनी इंपॉर्टेंस है पीआईक्यू की। ये 1813 का चार्टर एक्ट पूछा, है ना? 1919 1935 का एक, 2021 का क्वेश्चन पेपर देख लो 21 का, है ना? तो इतने सारे चीज आप लोगों को बताते जा रहा हूँ मैं, शुरू से बताया हूँ जब जब आप लोगों में से जुड़े हो कि पीआईक्यू में पकड़ होनी चाहिए, तभी आप लोगों का बंटाधार हो सकता है। नहीं तो फिर तो गए गए काम से फिर, है ना? फिर बाद में आना क्वेश्चन पे मतलब एग्जाम दे के आना, सर पकड़ के बैठ जाना कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ करके, है ना? इसलिए बोल रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज में ज्यादा टाइम देने से अच्छा है कि इसको 10 बार कर लो बहुत अच्छे से, तो वो फायदा दे देगा आप लोगों को, ठीक है? इसके बाद हाउ टू डील विथ करंट अफेयर, कैसे करें सर करंट अफेयर, मंथली मैगजीन या फिर PT 365? तो देखो स्वाभाविक बात है, मंथली मैगजीन वालों को प्लस पॉइंट ज्यादा रहता है, क्योंकि PT 365 में आप लोगों को, स्वाभाविक बात है यार, 2 साल से जो करंट अफेयर पढ़ रहा होगा, 1 साल से पढ़ रहा होगा, उसको अच्छे से करंट अफेयर आएगा। और जो PT 365 करके जा रहे हो, यदि मैं कह रहा हूँ कि 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से आ रहे हैं, तो ये आपका मैक्सिमम 7 ले जा पाएगा, और ये आप लोग 3 से 4 ले जा पाओगे यदि PT 365 से करके जाओगे। तो बस सिंपल ये है, क्योंकि स्वाभाविक बात है उसने मेहनत किया है, तो मंथली मैगजीन से अधिकतर टॉपिक को नहीं डालता PT 365 में, जितना अच्छे से किया है वही करंट अफेयर में गेम खेल पाएगा, उसके अलावा कुछ भी सॉल्यूशन नहीं है करंट अफेयर का। और अभी सोचने को तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है करंट अफेयर का, कह रहा हूँ जिसने कुछ नहीं किया है चुपचाप ये पकड़ लो, कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। और जिसने ये किया हुआ है उसको अच्छे से पढ़ लो, 10 बार रिवाइज कर लो, है ना? रिवाइज कर लो मतलब बार बार देखते जाओ, है ना? 1.5 घंटा तो करंट अफेयर को दो, जिसने अच्छे से किया है उसकी बात कर रहा हूँ, और जिसने नहीं किया है वो चुपचाप इसको पढ़ लो, हाईलाइट कर लो, पढ़ लो, हो जाएगा काम आप लोगों का, ठीक है? और जिसने मंथली मैगजीन अच्छे से किया उसको 10 बार रिवाइज करो अच्छे से, जो शॉर्ट नोट्स आपको पलटाते जाओ और उसी से अच्छे से कर लो,
ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है सर एग्जाम के पहले रिवीजन कितने बार हो जाना चाहिए, तो इसकी कोई काउंट नहीं है, जितने बार रिवीजन हो जाए उतने बार करो। पर मेरे अनुसार मिनिमम मेरा रहता है 8 बार रिवीजन। यदि पॉलिटी है तो पूरी पॉलिटी का मिनिमम तो 8 बार रिवीजन हो जाना चाहिए। मैक्सिमम में 10 बार कर ही लेता था। कैसे कर लेता था मेरे को पता है, मेरे पास इतने ऐसे ऐसे शॉर्ट नोट्स बने होते थे। एक शॉर्ट नोट्स उठाया पूरा रिवीजन, एक उठाया पूरा रिवीजन, ये उठाया पूरा रिवीजन, है ना। तो 8 8 बार तो करना ही है आपको रिवीजन, नहीं हुआ और जिस जो ऐसा सोच के जा रहा है ना तुर्रम खान बन के कि 2 3 अटेम्प्ट मतलब 2 3 रिवीजन में हो जाएगा, मेरे तो बिल्कुल नहीं होना है। सच बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, रियलिटी बता रहा हूँ, रियलिटी से घबराओ मत और दूर मत भागो। अरे रियलिटी के पास जाओ कि सही बात है गलत बात है। खुद से सोचो, क्या 2 बार लक्ष्मीकांत पढ़ाने से पूरी लक्ष्मीकांत तो याद हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। जब तक 6 7 बार घोटो नहीं। आर्टिकल यदि मैं आप लोगों से पूछ लूं, आर्टिकल आपका 243 जेडी क्या है? 243 जेडी क्या है, पता है कुछ? महानगर योजना समिति क्या होती है? योजना समिति क्या होती है पता है आप लोगों को? कौन आता है इसके अंदर, कौन नहीं आता है? क्या आप लोगों को आर्टिकल 155 याद आ रहा है? क्या क्या आप लोगों को सॉरी, क्या आप लोगों को ऐसे आर्टिकल तो याद रहेंगे 143? क्या आप लोगों को 243 ये ऐसी चीजें याद आ रही है? मतलब आपको डायरेक्ट बोलने का मतलब ये है मेरा पर्पस कि कुछ चीज आप लोगों को बार बार रिवाइज करोगे ना, तब जाके आप लोगों को याद होगी, जो कि 2023 का क्वेश्चन पेपर ने हमको सिखा दिया है। जब तक फैक्ट्स हम लोगों को याद नहीं है, जब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए आप लोगों को करना ही पड़ेगा मेहनत, है ना। और फिर वही है, मेहनत करना आपके हाथ में, बाकी ऊपर वाले की मर्जी, है ना। बट मेहनत करना तो आपके हाथ में है, जो कि आप लोगों को करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो भैया, कमेंट कर देना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर देना। जिसको प्रॉब्लम जाती है ऐसी चीजों से, है ना, शेयर कर दिया करो यार, है ना। ऐसे अकेले अकेले क्या करोगे पढ़ के, दूसरों को भी तो पता चलनी चाहिए ना। ठीक है, तो ठीक है, यदि अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं जल्दी नई वीडियो पे। ठीक है।